Okay, let's start the income from house property chapter. What you will read IHP, IHP meaning and treatment composite trend, determine annual value, computing the different categories of house property, comprehend the recovery of unrealized rent, section 25A and 25, computing corner property, section 26. Now let's start the chargeability section first. Section number 22 that says the process of computation of income under a house property starts with determination of annual value of property. The concept of annual value and the method of determination is laid down in section 23. वही अब इस चैप्टर में क्या होता है, एनुअल वैल्यू हम करेंगे. एनुअल वैल्यू कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग डिटरमाइन की जाती है? सेक्शन 23. The annual value of a property comprising of buildings and apartments thereto of which the assessee is the owner is chargeable to tax under that house property. हाँ, अब ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है यहाँ पे. अब देखो जो ये प्रॉपर्टी होती है, देखो क्या लिख रखा है, द एनुअल वैल्यू सबसे पहले ऑफ प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग. अब बिल्डिंग तुम्हारी प्रॉपर्टी हुई, बताओ बिल्डिंग तुम्हारी प्रॉपर्टी कैसे होगी? हाउस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना मेरे को. बिल्डिंग प्रॉपर्टी कैसे हुई? हाउस प्रॉपर्टी तुम्हारी ये इस चेक मतलब हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी कैसे आगे बिल्डिंग? बिल्डिंग कब से हाउस प्रॉपर्टी होगी? बिल्डिंग तो पीजीबीपी के उसमें जाएगी ना, उसका बिजनेस होगा वो तो. नहीं, अगर बिल्डिंग में बिजनेस करेंगे तो पीजीबीपी जाएगा ना, बट अगर रेंटल होगा या फिर वैसे नहीं होगा. अगर हम उसमें क्या जा रहे हैं या बिल्डिंग मानो 50 एक बिल्डिंग है, उसके अंदर 50 फ्लोर है, मतलब 50 उसके अंदर रूम है. तुम क्या कह रहे हो उसका, अगर तुम क्या कह रहे हो उसके अंदर मैं बिजनेस करूंगा, 50 रूम है तो मैं उसका बिजनेस ही कराऊंगा और क्या करूंगा? बिल्डिंग है रीजन किसी के पास? रह सके उसमें ऐसा घर, मतलब जैसे रेजिडेंशियल पर्पस. अरे तो जैसे तुमने बिल्डिंग बनाई है, ओनर तो तुम हुए ना. अब तुम के कितने घर में रहोगे, कितने फ्लैट में रहोगे? और भैया इसमें तो ये भी अगर हाउस प्रॉपर्टी में आ गए तो टैक्सेबल हो जाएगा सारा का सारा हाउस, तो और नुकसान ही हो जाएगा. वही तो बस नुकसान हो जाएगा बल्कि. अब रुको, अब बताता हूँ ये किस बिल्डिंग वाला मेरे ख्याल यहाँ पे क्यों यूज किया है. तुमने आगे वो पढ़ रखा है जो वो स्टॉक इन ट्रेड होता है बिजनेसमैन के लिए, 2 इयर्स तक के लिए नील वैल्यू होती है. ओ 2 ईयर बाद इनकम चार्जेबल डीम्ड हो जाती है एचपी के अंदर. करेक्ट, उसके लिए यहाँ पे बिल्डिंग को अंदर इंक्लूड किया गया है. ओहो, ये देखो ऐसे लॉजिक देखो बिल्डिंग का. लैंड अपर्नेंट देयर टू, अब लैंड भी उसी के लिए कहती है कि अगर कोई बिल्डिंग के साथ लैंड थोड़ी सी जुड़ी हुई है लेकिन अपर मतलब उसके साथ अटैच्ड है, बस जैसे कोई गार्डन वगैरह हो गया, तो मतलब अगर कोई जैसे छोटा मोटा मतलब उसके एरिया हो गया, तो अगर वो भी अटैच है तो उससे भी इनकम होगी, वो भी इसी के अंदर चार्जेबिलिटी आ जाएगी. अब आगे क्या लिख रखा है? अब तुम इसके आगे लिख सकते हो बिल्डिंग वाला वो क्या केस है, अगर तुमने अगर लॉजिक समझना हो तो, कि वही बिल्डिंग वाला जो केस होता है ना, नील वैल्यू, यहाँ पे लिख लो बस वो बिल्डिंग नील वैल्यू 2 इयर्स, बस रिलेट हो जाएगा तुम्हें यहाँ पे. ऑफ विच द असेसी, अब क्या है असेसी मेन यहाँ पे, द ओनर 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 होना चाहिए मेन, चार्जेबल टू टैक्स अंडर है हाउस प्रॉपर्टी. वही एक तो वही कंडीशन है बिल्डिंग या लैंड अपार्टमेंट टू. अब देखो और ये हो गया और ओनर हो गया. अब आगे नीचे पढ़ते हैं एक्सेप्शंस. एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी चार्जेबल पीजीपीपी कब होगी? तो पोर्शंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय एससी फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस. वही अगर बिजनेस के लिए कैरी की गई है तो मतलब जैसे वही है देखो, वो जैसे मैं केस बता था, अगर उसने खाली बिजनेस पर्पस के लिए सारी लेट आउट कर दी तो ठीक है, वो बिजनेस इनकम में जाएगी पीजीबीपी में. अगर वही अगर उसने नहीं की तो हम आगे पढ़ेंगे इसमें क्या, वो 2 इयर्स तक नील होती है. स्टॉक इन ट्रेड अगर उसने हेल्ड कर रखा है उसके बाद सारी टैक्सेबल हो जाती है उसकी अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी डीम्ड, वो मान के. फिर आगे क्या लिख रखा है? प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसएससी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज. वही अगर वो लेटिंग आउट कर रहा है प्रॉपर्टीज को तो भी उसका बिजनेस ही है वो. अब करते हैं कंडीशंस फॉर चार्जेबिलिटी. प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट. तो अब इसके देखते हैं. बिल्डिंग्स इंक्लूड नॉट ओनली रेजिडेंशियल बट ऑल्सो फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस, शॉप्स, गोडाउन. वही अब ये किस परव्यू के लिए लाए हैं? वही कि अगर मान लो किसी का मतलब वही हो गया कि बना के छोड़ दिया लेकिन यूज नहीं कर रहे वो, वही जैसे 2 इयर्स तक के वही वाला, उसी के लिए ही इंक्लूड किया गया है. और लैंड अपार्टमेंट का क्या मतलब है? अपार्टमेंट का
मीन्स लैंड कनेक्टेड विद बिल्डिंग लाइक गार्डन, वही हो गया गार्डन और गैरेज वगैरह, मतलब उससे कोई साथ जुड़ा हुआ। अब आगे, इट मे बी नोटेड दैट इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ, ये वाला एक यहाँ पे ये वाली लाइन लिख लेना अपने नोट्स में, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ वैकेंट लैंड इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और पीजीपीपी वट एवर द केस में भी। और ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से पेपर में भी कई बार आ जाता है, छोटा सा पॉइंट ऐसा ही, तो ये वाला नोट अच्छे तरीके से करके चलना है, ये वाला तो ये लिख के चलना है इसको तो। अब आगे, असेसी मस्ट बी ओनर, ओनर के लिए क्या होना चाहिए, हु हैज राइट टू रिसीव द इनकम, रिक्वायरमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट, क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल इज नॉट वारंटेड। मतलब ये पेपर में मतलब इससे मतलब वो नहीं आता, बस तुम्हें बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में, ओनरशिप मतलब क्या इंक्लूड करती है। इंक्लूड्स बोथ फ्री होल्ड और लीज होल्ड, मतलब तुमने अगर लीज पे भी एक्वायर ले रखी है तो तुम भी उसके ओनर ही माने जाओगे, लीज पे भी फाइनेंस लीज या वो ऑपरेटिंग लीज वहाँ पे मतलब केस होते हैं वो सब। ओनरशिप इंक्लूड्स डीम्ड ओनरशिप, डीम्ड ओनरशिप अपन ने पढ़ी रखा है, अगर वो डीम्ड ओनरशिप कब आ जाती है उस केस में, ये सेक्शन वो लास्ट सेक्शन 20 से डीम्ड ओनरशिप, जब हमने वो 5 केसेस है उसके अंदर वो वाला कवर रहेगा यहाँ पे। The person who has owned the building, not also the owner of the land. The person who owns the building need not also be the owner of the land upon which it stands. अब मान लो कोई एक लैंड है वो किसी और का है, उस पर मैंने बिल्डिंग कोई मतलब अपनी वो बना दी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अब मान लो कोई प्रॉपर्टी या कोई बिल्डिंग बना दी, अब ये लैंड है, अब जरूरी नहीं है जिस लैंड पे मैंने बनाई है वो भी मेरी ओनर, उसका भी ओनर मैं हूँ, जो ऊपर बिल्डिंग बनाई है उसका ओनर मैं होना चाहिए, जो पर्सन मतलब जो एसएससी बना रहा है वो ओनर होना चाहिए, उसका मेन बिल्डिंग का है। फिर आगे, द एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इट इज नॉट मटेरियल वेदर ही इज ओनर इन द असेसमेंट ईयर और नॉट, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इट इज नॉट मटेरियल वेदर ही इज ओनर इन द असेसमेंट ईयर। अब देखो अब हम जो चार्जेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब तुम जो ओनर हो प्रीवियस ईयर के लिए होना चाहिए, क्योंकि अब देखो जब हम क्या कहते हैं वो तुम आगे आप पढ़ेंगे अनरियलाइज रेंट वाला केस, जब रिकवरी होती है बाद में, अगर मान लो उस वक्त ओनर भी नहीं हुए रेंट उस प्रॉपर्टी के, लेकिन अगर वो हमें रिकवरी ऑफ रेंट मिलती है अनरियलाइज रेंट भी, तो वो भी चार्जेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिस ईयर में वो अनरियलाइज हुए थे या नहीं रिकवर हुए थे हमारे, तब हम ओनर थे ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर के लिए नहीं है। तब ये वाला पॉइंट इंसर्ट किया गया यहाँ पे कि क्या जो हम ओनर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नॉट मटेरियल किस लिए कि हम ओनर अगर असेसमेंट ईयर भी नहीं हुए, क्योंकि अनरियलाइज और रिकवरी ऑफ रेंट के केस में, तो यहाँ पे तुम इसके वो साइड में ब्रैकेट में कुछ वो लिख सकते हो कि यहाँ पे किस रीजन की वजह से है, अगर तुमने लॉजिक वगैरह उसका वो करके चलना हो तो। हाँ, if the title of the ownership of the property is under dispute in court, the citizen who will be owner will be the start to the वो ये है। अच्छा, वो रिकवरी ऑफ रेंट वाला पॉइंट ना? हाँ, रिकवरी ऑफ रेंट अनरियलाइज रेंट आ गया उस केस में, क्योंकि उस केस में जब हमें एक्चुअल रेंट मिलना चाहिए था उस टाइम तो हम ओनर थे ना ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर, हम बाद में चाहे ओनर हो चाहे ना हो, वो चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही होगा। हाँ, अब क्या है, अब टाइटल ऑफ ओनरशिप मान लो कोई डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है, वो कोर्ट में सेटल होने के लिए गया हुआ है, कोर्ट ऑफ लॉ में, सुप्रीम में, कहीं भी गया हुआ है, तो उसकी जो इनकम होगी वो कौन डिसाइड करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, मतलब कौन हेलो हेलो property. The property may be used for any purpose, but it should not be used by the owner of the carried on by which tax. The income earned by assessee engaged in business of letting out a property on land rent which will be taxable as business income. अब देखो इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जैसे मैं ओनर हूँ, अब मैंने तुम्हें वो अपना रेजिडेंट मतलब तुम्हें वो मैंने वो दे दिया रेंट पे, तुम्हें मान लो कोई एक मुदीत को मैंने रेंट पे दे दिया अपना, अब मुदीत चाहे उस पर कुछ करे, बिजनेस करे, चाहे वो अपना रहे, चाहे कुछ करे, वो उससे मेरे को कोई रिलेशन नहीं है। मेरे लिए जो मैंने तुमको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, मेरे लिए वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जाएगी, तुम्हारे लिए चाहे वो कौन से हेड के अंदर जाए वो डिपेंड करेगा तुम्हारे लिए, अगर कोई तुम उसके आगे क्या बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन जो ओनर है वो बिजनेस के लिए यूज ना कर रहा उस प्रॉपर्टी को, कि मतलब मैं सबको सेल कर रहा हूँ, एक को मतलब वो नहीं कर रहा। तो फर्स्ट का ये इनकम अर्न फ्रॉम एंगेज इन बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट, वो ये अब आगे क्या, अगर लेटिंग आउट में कर रहा हूँ उस प्रॉपर्टी का तो क्या बिजनेस इनकम में जाएगा, सीधी सी बात है। अब ये रहा एक ये वाला पॉइंट, प्रॉपर्टी हैज एज stock in trade, annual value of house property will be charged under the head income from house property where it has at stock in trade or business also, ठीक है।
However, the annual value, ये यहाँ से मार्क करेंगे, annual value of such property held as stock in trade would be treated as nil for the period of 2 years. और जब भी ये कोई डेट वगैरह कुछ है ना, यहाँ पे देख के चलना, फ्रॉम या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम end of the financial year in which the certificate of the completion of construction has been obtained by competent authority if such property is not let out during such period. हाँ, अगर मान लो जैसे अगर कोई, वही अपन ने जो एक क्वेश्चन भी डाला था इस पे, तो इसका मतलब क्या मीनिंग है कि 2 years जो हमने कहाँ से काउंट करने हैं, कि जब भी हमने प्रीवियस ईयर के बीच में जब भी हमने मान लो कोई वो प्रॉपर्टी है, मतलब वो क्या की, मतलब कंप्लीट हुई, हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, तो उस ईयर, जिस ईयर में हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, उस ईयर के एंड से हम चेक करेंगे फाइनेंशियल ईयर के। जैसे मैं एग्जांपल ले तो मान लो जैसे मेरी जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट था मुझे मिला था 1 मई 2013 को, हम उसका जो 2 years है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम इसके इसका हम करेंगे 31/3/2014 से, तो मतलब वहाँ से आप 2 years काउंट करेंगे और वो कहाँ जाएंगे 31/3/2016 तक। अगर उस पीरियड के बीच में भी अगर वो वैकेंट रहते, मतलब खाली रहते, तो ठीक है स्टॉक इन ट्रेड के लिए, क्योंकि अगर कोई भी बिल्डिंग, कोई भी अगर पर्सन ऐसी बिल्डिंग बनाता है, तो हम ये कर के चलते हैं, मतलब इतना होता है कि कई बार बिल्डिंग स्टार्टिंग में नहीं होती, कोई भी मतलब रीजंस की वजह से 2 साल तक, लेकिन अगर कोई 2 साल तक भी अगर मान लो कोई वैकेंट रह रही है प्रॉपर्टी, तो मतलब असेसी है उसके लिए ट्रायल नहीं कर रहा है, या फिर वो किसी और पर्पज के लिए यूज कर रहा है, गवर्नमेंट को ये इंडिकेशन हो जाती है, तो इसलिए उसने 2 साल तक वो लिमिट कर दी, और उसके बाद जो भी है वो अब आगे उसके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, क्योंकि वो क्या पता सेल्फ ऑक्यूपाइड ही कर रहा हो, फिर उसको हम ये मान लेंगे सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहा है वो सारी, तो इसलिए वो 2 years हमने कहाँ से काउंट करने हैं, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर in which the completion of construction has been obtained by complete competent authority. और वो क्या नोट लेट आउट, अगर मान लो उस ईयर के जब हमने वो मिला, जैसे 2 साल कंप्लीट हो गए, उस ईयर के बाद मतलब लेट आउट हमने कर रखी है, तो लेट आउट वाली पोर्शन तो पीजीपी में ही चली जाएगी, तो जो लेट आउट नहीं हो रखी होगी ना, वो हम करेंगे आईएचपी के अंदर, और वो भी हम क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट तो हमें मिल नहीं रहा होगा, हम आगे पढ़ेंगे, मतलब उस केस में जो हम कंपेयर करते हैं, एक्चुअल रेंट मिल नहीं रहा होगा, तो जो भी एक्सपेक्टेड रेंट आएगा वही हम मान लेंगे कि वो हमारी एनुअल वैल्यू है प्रॉपर्टी की, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी वो, तो इसका मीनिंग ये है, तो इसको यहाँ से कर लेना कि 2 years हमने कहाँ से करने हैं, बस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बस, और 2 years तक वो वैल्यू नील रहेगी। अब नील कहाँ से रहेगी, अब ये तुम्हें ध्यान से रखना है कि जैसे जो हमारा केस था 31/3/2014 से 31/3/2016 तक नील वैल्यू रहेगी उस प्रॉपर्टी की, उसके बाद वो टैक्सेबल होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 2 साल के बाद से। भैया क्या, हाँ हाँ भैया जो सेकंड पॉइंट का डी पार्ट आपने बताया ना कि ओनरशिप इंक्लूड्स डीम्ड ओनरशिप, हाँ, तो उसमें जो आपने केसेस क्वेश्चन डाला था 5 जो हेड्स बनाए एचपी के, तो उसमें तो वो हाँ। ऑलरेडी ओनर होगा ना उस हाउसेस प्रॉपर्टी के, वो क्या होता है, तो वो ओनर होता है, deemed डीम्ड कैसे ओनर होगा? बन जाता है। तो वो तो ओनर होता है, ऑलरेडी ओनर होगा ना। ऑलरेडी ओनर होगा, क्यों, रुको, तुमने वो कर रखा है ना चैप्टर, वैसे बताओ वैसे, अगर मैं मान लो क्या कहते हैं, मैंने क्या कहते हैं, मैं मान लो मैं कैसे दूँ, जैसे कोई इसका हस्बैंड और वाइफ है, मान लो हस्बैंड ने प्रॉपर्टी वो कर रखी है एक्वायर, अब मैंने वो अपने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से अपनी वाइफ को मैंने ट्रांसफर कर दी उसको, अब उसकी ओनर कौन है वैसे एक्चुअल में बताओ। हस्बैंड ही होगा। वाइफ। मैंने बोला हस्बैंड ने ट्रांसफर कर दी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए अपनी अच्छा वाइफ को, वाइफ। हाँ, वाइफ। वाइफ ओनर हुई, हम्म। तुम अब टैक्सेबल किसके हेड में करोगी, किसके अंडर बताओ, क्योंकि इस जो हमने चार्जेबिलिटी का सेक्शन पढ़ा था उसमें क्या कहते हैं कि ओनर कौन होता है, मतलब जो एक्वायर, मतलब जो ओनर के हेड के अंदर, मतलब ओनर के लिए होती है टैक्सेबल आईएचपी में, तो बताओ ओनर तो वाइफ है। तो फिर वाइफ ही अब टैक्स तुम करेगी। क्यों, अब तुमने कहा तुमने डीम्ड ओनरशिप अलग कर रखा है, डीम्ड ओनरशिप के केस में अगर इनएडिक्वेट ट्रांसफर के केस में अगर मैंने वाइफ स्पाउस को ट्रांसफर किया एक्सेप्ट द केस ऑफ लिविंग अ पार्ट और वो मनी वाला, तो मतलब उस केस में डिवोर्स। तो हाँ, मतलब लिविंग अ पार्ट वही होता है कि डिवोर्स, क्लबिंग मतलब अलग रह रहे हैं क्लबिंग क्लबिंग अट्रैक्ट हो जाएगी। वो, हाँ वो तो बाद का केस है, पहले तो चलो अभी यहाँ पे करते हैं हम कि अगर कि अब जैसे मान लो कि मैं हस्बैंड ने ट्रांसफर किए थे, ओनर तो एक्चुअल में तो वाइफ है वो उसके नाम की, लेकिन सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर होती है, तो उस केस में डीम्ड ओनर हस्बैंड ही माना जाता है।
जिसने ट्रांसफर की, मतलब उस स्पाउस के उसके हेड में जाती है ये। तो डीम्ड ओनर मतलब एक्चुअल ओनर तो वाइफ हुई, और लेकिन डीम्ड ओनर हस्बैंड माना जाएगा। तो तभी इसमें क्या लिख रखा है, ओनरशिप इंक्लूड डीम्ड ओनरशिप। ठीक है भैया, ऐसे ही थैंक और यू। ऐसे, हाँ ऐसे ही आगे और 4 केसेस है, उसके अकॉर्डिंग भी मतलब वही होता है कि डीम्ड ओनरशिप भी ओनर ही माना जाता है, तभी वो हाउस प्रॉपर्टी का आया। देखिए क्योंकि अगर डीम्ड ओनर, अगर ये इंसर्ट ना करते तुम, तो आईएचबी के अंदर हेड तुम फॉल ना करते, तुम्हारा टैक्स प्लानिंग हो जाती तुम्हारी। तुम क्योंकि अगर मान लो वाइफ इनकम ही नहीं कमा रही, तो तुमने 2.5 लाख मतलब कुछ ना कुछ अपनी, एक जितना तुम ज्यादा टैक्स पे करे थे लेकिन तुमने कम टैक्स पे कर दिया, या तुमने पे ना किया और बच गए तुम, तो ये होते हैं टैक्स प्लानिंग करे थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने डीम्ड ओनरशिप को इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया, ओनरशिप के अंदर। ओके भैया। हाँ, अब पढ़ते हैं कंपोजिट रेंट क्या है। ओनर ऑफ प्रॉपर्टी में समटाइम्स रिसीव रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज अदर फर्नीचर वगैरह के केस में कर सकते हैं। ओके, लिफ्ट वगैरह जो हमने अदर प्रोवाइड कर दी, उस केस में हम कहेंगे कंपोजिट रेंट, मतलब अगर हमने कुछ और भी सर्विसेज भी साइड में प्रोवाइड कर दी तो वो होंगे। अब पढ़ते हैं इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। अब क्या है, वेयर कंपोजिट रेंट इंक्लूड्स रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर चार्जेस, कंपोजिट रेंट से स्प्लिट अप, हम कंपोजिट रेंट को क्या स्प्लिट अप कर देंगे। क्या सम attributable to use of property to be assessed under head IHP and some attributable to use of services is to be charged। देखो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम कंपोजिट रेंट को सेग्रीगेट कर सकते हैं, स्प्लिट अप कर सकते हैं, तो जितना वैल्यू होगी आईएचपी से रिलेट करोगी वो तो सारी इसमें चली जाएगी आईएचपी के अंदर, और जितनी नहीं कर पाएंगे या तो वो पीजीपीपी में चली जाएगी या फिर उसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली जाएगी। मतलब जैसे अगर मैं ओनर हूँ मतलब उस प्रॉपर्टी का, मतलब जैसे अगर मैं वो तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो जैसे अगर मैंने बिल्डिंग तुम्हें मतलब रेंट पे तुम्हें बिल्डिंग दी है उस केस में तुम्हें, तो अगर वो मैं कंपोजिट रेंट चार्ज कर रहा हूँ, जैसे कोई होटल का केस आ गया, मतलब कोई भी केस आ सकता है, तो उस केस में अगर मैंने वो प्रॉपर्टी तुम्हें मतलब जितनी अगर मैं रेंट भी चार्ज करूंगा, तो जितनी अगर मैं सेग्रीगेट कर सकता हूँ उतनी तो मैं रेंट आईएचपी में ले जाऊंगा आईएचपी हेड के अंदर, और जितनी नहीं बची होगी जैसे अदर फर्नीचर वगैरह हो गए, अगर जो भी मतलब कोई अगर फर्नीचर छोड़ो मतलब कोई भी अगर एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो मतलब अगर हम उसको स्प्लिट अप कर सकते हैं तो उस केस में वो बाकी बची हुई उस हेड से मतलब उस चीजों सोर्स से इनकम वो पीजीपीपी या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में जाएगी। अब मैनर ऑफ स्प्लिटिंग अब कैसे करना है। इफ लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स आर सेपरेट इनसेपरेबल, वो ये लिख रखा है कि अगर हम फर्स्ट केस में क्या है, सेपरेट नहीं कर सकते। where composite rent received from letting out of building like furniture and two lettings are not separable, the other party does not accept building let of any other case, then the rent is taxable either as ठीक है। अगर हम कंपोजिट रेंट को सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो मतलब एक हम एग्रीगेट वैल्यू चार्ज कर रहे हैं उसे बंडल अमाउंट में, तो वो क्या सारी जाएगी पीजीपीपी, या तो पीजीपीपी अगर उसकी बिजनेस इनकम बिजनेस है, या फिर अगर वो जनरल रूटीन पे नहीं कर रहा तो वो आई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली जाएगी, विच एवर द केस में भी। और क्या लिख रहे हैं, दिस इज एप्लीकेबल इफ सम रिसीवेबल फॉर द टू लेटिंग्स इज टेक सेपरेटली। वो छोड़ो, अगर तुम सीधी सी बात है, अगर तुम कंपोजिट रेंट को तुम ऐसे लग रहा है कि तुम सेपरेट नहीं कर पा रहे, किसी की अलग वैल्यू कंप्यूट नहीं कर पा रहे, तो उस केस में वो इनकम सारी पीजीपी में जाएगी या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। तो अगर उसका बिजनेस है तो पीजीपी, नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इफ लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स आर सेपरेबल, अगर हम उनको सेपरेट कर सकते हैं तो वही है बात है, जितनी हम सेपरेट कर सकते हैं, लेटिंग आउट बिल्डिंग से इनकम आएगी वो सारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और अदर एसेट्स से आएगी वो सारी पीजीपीपी में, अगर वो हमारा बिजनेस है तो, अगर वो ट्रांसफर करना हमारा। ये हो गया। दिस इज एप्लीकेबल इफ कंपोजिट रेंट रिसीव्ड बाय एसएससी फ्रॉम द हिज टेनेंट थ्रू द लेटिंग टू सेइंग की जाए तो। अब करते हैं आगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। इन केस ऑफ रेजिडेंट इन इंडिया, आरओआर के केस में, इंडिविजुअल और एचयूएफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, सच इनकम इज ब्रॉट इन इंडिया और नॉट, वो टैक्सेबल होगी क्योंकि उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, तो इस पर व्यू से हम उसकी टैक्सेबल कर देंगे चाहे उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में हो चाहे ना हो। लेकिन इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट एंड आर एन ओ आर, इनकम फ्रॉम सच आउटसाइड इंडिया ओनली टैक्सेबल इफ इट्स रिसीव्ड इन इंडिया। ये ध्यान से करना क्वेश्चन में, ध्यान से पहले तो सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस देखना, और ये देखना कि प्रॉपर्टी से इनकम अगर वो कहाँ आ रही है, अगर इंडिया में रिसीव हो रही है तभी तुम टैक्सेबल करोगे इसमें एनआर और आरएनओआर के केस में। तो ये ध्यान से क्वेश्चन में देख के चलना ऊपर कि पहले तो एसएससी कौन आया और उसकी मतलब एज वगैरह, क्योंकि अगर टैक्सेबिलिटी होगी तो एज मतलब लिमिट भी 3 लाख होगी, कितनी होगी वो सारी चीजें चेक करना। तो ये यहाँ ध्यान से कंसीडर करके चलना है इसमें। तो इसमें अगर तुमने नोट्स में बनाना हो तो इसमें तुम कैसे बनाओगे ऊपर वालों के, तो अगर मैं नोट्स बताऊं तो हाँ, अब यहाँ से करते हैं।
एक तो ये वाली लाइन जरूर लिखना अपने उसमें, ये वाली। और अगर देखो तुम इसकी ना एक पूरी लाइन ऊपर अलग से लिखना। फिर अगर तुमने इसके आगे और डिफाइन करना हो ना, तो देखो हर वर्ड को तुम अलग से डिफाइन कर सकते हो अपने नोट्स में भी। बिल्डिंग के लिए तुम वो लिख सकते हो कि स्टॉक इन ट्रेड वाला बस लिख दो, बिल्डिंग के आगे ऊपर स्टॉक इन ट्रेड, रीजन तुम्हें याद आ जाएगा। या फिर तुम ऐसे करना, बिल्डिंग के नीचे तुम्हें ऐसे लिखना, देखो जैसे तुमने ये डेफिनेशन पूरी लिख दी, अब यहाँ पे तुम्हारा बिल्डिंग वर्ड है, अब तुम इसके नीचे एरो डालना, लिखना बिल्डिंग वाला पॉइंट, और बिल्डिंग के नीचे वो सारा उसका जो प्रोविजन थे वो एक्सप्लेन कर देना। फिर आगे हमने क्या पढ़े, लैंड अपर्टमेंट टू, अगर तुम थोड़ा सा लैंड अपर्टमेंट वाला लिख देना, लैंड अपर्टमेंट मतलब क्या होता है। और वही वैकेंट लैंड वाला भी तुम यहीं पे लिख देना, साथ के साथ ये वाला जो था इसके नीचे लिख देना। यहाँ पे तुम्हारी एक और पॉइंट कवर हो गया। और ओनर का पॉइंट है, तुम एक दो पॉइंट लिख देना, डीम्ड ओनर वाला पॉइंट लिख देना, बस एक्सप्लेन चाहिए उसको बाद में करना, लेकिन ये लिख देना डीम्ड ओनर का केस है। और तुम चाहे उसके केसेस के खाली नाम नाम लिख देना कि इनएडिक्वेट ट्रांसफर हो गया, 5 केस के बस खाली नाम नाम यहाँ पे लिख देना, और रीजन एक्सप्लेनेशन तो बाद में दे देना। ताकि तुम्हारे देखो इन 3 4 से आदत तुम्हारा कितना थोड़ा बहुत चैप्टर तो यहीं से कवर हो गया, मेन पॉइंट्स। तुम ऐसे नोट्स बनाना, फर्स्ट पॉइंट के तुम्हारे छोटे से पोर्शन में कवर हो जाएंगे इसके। फिर हम आगे चलते हैं, ये हो गया स्टॉक इन ट्रेड कंपोजिट रेंट का। अब कंपोजिट रेंट का सीधा तुम ऐसे करना, यहाँ पे कंपोजिट रेंट लिखा, फिर नीचे लिखना यहाँ पे एरो एक के सेपरेबल। सेपरेबल तुम कर सकते हो कि नहीं, मतलब सेपरेबल मतलब लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर, ऐसे लिखना लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स आर सेपरेबल, बस इतना लिखना। इसके आगे नीचे लिख के ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट रेंट, नीचे लिखना लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स सेपरेबल और नॉट सेपरेबल। तो फिर उसके आगे नीचे ऐसे बनाना, यस और नो। यस अगर सेपरेट कर सकते हैं तो जितनी हम करेंगे वही फिर लिख देना, कि हम जितनी असेस कर सकते हैं इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट होगी बिल्डिंग से, वो आईएचपी में जाएगी, और अदर एसेट्स है वो पीजीपीपी या आईओएस के अंदर विच एवर द केस में वहाँ जाएगी, तुम अपने वहाँ पे लिख देना। और अगर नहीं कर सकते तो या सीधा लिख देना, अगर हम सेपरेबल नहीं कर सकते तो या क्या जाएगी पीजीपीपी में या आईओएस में, बस सीधा सा। हमारा ये चार्ट भी कवर हो गया स्प्लिटिंग अप का भी। और आउटसाइड प्रॉपर्टी का केस है तो ऐसे यही हेडिंग लिखना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। इसके नीचे 2 केस बनाना, एक आरओआर का केस बनाना और एक एनआर और आरएनओआर का केस बनाना। यहाँ पे तो आरओआर के केस में तो लिख देना चाहे ब्रॉट इन इंडिया हो चाहे ना हो, मतलब ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है तो इस परव्यू से सारी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी उसकी। एनआर और उस केस में लिखना ओनली इफ इट्स रिसीव्ड इन इंडिया। बस तुम्हारे ये 3 पॉइंट्स के नोट कवर हो गए अभी तक यहाँ के। हम अब आगे चलते हैं। अब तुम्हें ये तो पता ही है क्या होता है, जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू एनएवी। अब इसको हम आगे फर्दर सेग्रीगेट करते हैं। अब तुम ना देखो अगर नोट्स बनाने हो ना, एक तो देखो सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का तुम ना कैसे तुम्हारा पूरा टोटल चलता है उसको तो एक जगह अलग से लिख लेना, तुम्हारा परफॉर्मा कैसा होता है कि तुम पहले जीएवी लिखोगे, फिर म्यूनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर एनएवी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A और बी, इंटरेस्ट वाली 30% वाली, फिर तुम्हारी आएगी लास्ट में आईएचपी। और उसके नीचे भी तुम ये लिखोगे अनरियलाइज रेंट और रिकवरी ऑफ रेंट वाला केस, वहाँ पे भी तुम अलग से लिखोगे। फिर उसके नीचे भी लिखना -30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, वहाँ तुम भूल मत जाना कि वहाँ पे भी देनी है। तो तुम ऐसे ये नोट एक परफॉर्मा तो तुम लास्ट में कहीं ना कहीं तुम्हारा ये तैयार होना चाहिए। फिर अब जैसे तुम्हारा वो जैसे तुम बीच में लिख देना, जैसे तुम्हारे वो 3 पॉइंट कवर हुए वो ये वाला परफॉर्मा लिख दिया, या तो चैप्टर के लास्ट में लिख देना। अब तुम जैसे दोबारा बना लिया तुम ऐसे लिखना इसको, ऐसे जीएवी म्यूनिसिपल टैक्स पेड और एनएवी। अब तुम जीएवी की कैलकुलेशन करेंगे आगे नीचे ऐसे एरो डाल के जीएवी की करना। अब देखो क्या लिख रखा है, अब केसेस होंगे, अब तुम ऐसे केस बना सकते हो। देखो मैंने क्या है, प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे ईयर वो प्रॉपर्टी लेट आउट रही, तो उस केस में क्या होगा, लेट आउट द होल ईयर, देन जीएवी वुड बी एक्सपेक्टेड हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हुआ या रिसीवेबल हुआ, मतलब हमें चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो, रेंट रिसीवेबल ये हो जाएगा। तो हम एक्सपेक्टेड रेंट को कैसे करते हैं तो सबको पता ही है क्या होता है, फेयर रेंटल और म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर देन, फिर उसमें से जो भी आएगी, जो भी हम आएंगे फिर हम उसके करेंगे कंपैरिजन स्टैंडर्ड रेंट से। तो मैं इसको ऐसे लिखते चलना स्टार्टिंग से, एफ आर लिखा वर्सेज वही एफ आर वर्सेज म्यूनिसिपल वैल्यू, फिर जहाँ पे दोनों में से कोई एक आएगी यहाँ से सिलेक्ट होके तो यहाँ पे लिख देना उसको, जो भी आएगी यहाँ पे डैश डाल देना, वर्सेज करोगे स्टैंडर्ड रेंट, फिर वापस इसको ऐसे कर देना, ये ऐसे करके फिर यहाँ से एक आएगी, ये बन जाएगा। यहाँ पे तुम लिखना ब्रैक, यहाँ पे एक को पहले डैश डालना, फिर नीचे लिख देना एक्सपेक्टेड रेंट, और वर्सेज तुम करोगे वो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल,
ये तुम किसके केस में कह रहे हो, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर है। और देखो एक्सपेक्टेड रेंट जहाँ भी करोगे ना, इसको अलग से लिख देना, एक्सपेक्टेड रेंट इज ऑलवेज कंप्यूटेड फॉर होल मंथ एक्सेप्ट व्हेन यू आर नॉट द ओनर। ये तुम ये लाइन ध्यान से करके चलना कि जब तुम ओनर नहीं हो तभी तुम एक्सपेक्टेड रेंट लोअर मंथ्स का ले सकते हो, वरना एक्सपेक्टेड रेंट ऑलवेज 12 मंथ्स का ही होता है। चाहे वो अनरियलाइज रेंट का केस हो चाहे कुछ हो, तुम्हें हमेशा पूरा ही लेना है एक्सपेक्टेड रेंट को, कभी रिड्यूस नहीं करना। अब क्या एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड वही अब सारा बता रखा है, वही कंपैरिजन वाला, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, वहाँ वो तुम्हें वो लाइन लिखनी नहीं, तुम अपना ही इसको कंपैरिजन करके लिखना है, ऐसे तुम चार्ट बना लेना, कवर कर लेना इसको। अब आगे क्या लिख रखा है, म्यूनसिपल वैल्यू द वैल्यू डिटरमाइंड बाय म्यूनसिपल अथॉरिटीज है, ठीक है, म्यूनसिपल अथॉरिटीज बता देंगी। पे रेंट क्या होता है, सिमिलर लोकेलिटी में जो भी रेंट चार्ज किया जा रहा है। स्टैंडर्ड रेंट क्या है, कोई जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी जैसे ये रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर मतलब जो अथॉरिटी होगी मतलब वो फिक्स वहाँ से बताएगी। From GEV computation municipal tax paid during the year are directed to arrive at। हाँ अब देखो म्यूनसिपल टैक्स आगे कवर हो रखा है कि नहीं हो रखा है, एक बार देख लेता हूँ, इसमें स्पेसिफिकली कर रखा होगा वैसे तो। अगर ये म्यूनसिपल टैक्स वरना फिर मैं उसका पॉइंट वहीं पे बता देता हूँ। चलो आगे है म्यूनसिपल टैक्स वाला, चलो वहाँ पे पढ़ेंगे उसको फिर हम आगे। चलो इलस्ट्रेशन 1 अभी एक बार पहले मैं एक्सप्लेनेशन वाला करता हूँ, फिर अगले सेशन में स्टार्टिंग में इलस्ट्रेशन से स्टार्ट कर दूंगा उसको फिर मैं। हाँ अब सेकंड केस करते हैं, 5 मिनट्स रिमेनिंग फॉर दिस सेशन। व्हेन लेट आउट प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। वैकेंट मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी है क्या, लेट आउट प्रॉपर्टी है लेकिन वैकेंट है पार्ट ऑफ द ईयर। व्हेन लेट आउट प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर ओइंग टू वैकेंसी, वैकेंसी की वजह से the actual rent is lower than expected and then the actual rent received or receivable will be the GAV। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, वही हमारा याद है ना स्पेशल केस वाला होता है जब लेट आउट होती है लेकिन अगर वैकेंसी के कारण हम जो वो हाँ हाँ, कंपैरिजन वो यही के केस में लोअर लेते हैं दोनों का। हाँ वो जब हम कंपैरिजन करते हैं हाथ ऊपर नीचे हाँ वैकेंसी हाँ, की वजह से अगर हाँ, एक्चुअल हाँ। रेंट लोअर पहले हो गया। अनरियलाइज रेंट फिर वैकेंसी करते हैं। हाँ अब देखो अब इसका सबसे पहले अब देखो हम कैसे सोल्व करते हैं, सारे सुन लो कि पहले तुमने एक्सपेक्टेड रेंट तो सेम ट्रीटमेंट रहेगा, तुमने एक्सपेक्टेड रेंट ऊपर से जो ट्रीटमेंट किया वो आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट आया, अब तुम्हारा आया एक्चुअल रेंट का। अब एक्चुअल रेंट मान लो आया तुम्हारा 9 मंथ्स का था, कि जैसे हम चलो यहाँ पे इस टाइम लिमिट में हो जाएगा क्या ये वाला, चलो इसको कर देता हूँ यहीं पे, ट्राई करता हूँ जितना भी होगा। कि अब देखो हम इसको कैसे करते हैं कि सबसे पहले मान लो तुम्हारा एक्चुअल रेंट था 9 मंथ का रिसीव हुआ था तुम्हें, और 2 मंथ उसमें से क्या 1 मंथ का तुम्हारा अनरियलाइज रेंट था और 2 मंथ्स की वैकेंसी थी। इसको मैं केस क्वेश्चन बना के भी नेक्स्ट सेशन में एक बार कवर कर दूंगा, तो अभी सुन लो जितना भी है। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट तुमने कंप्यूट कर दिया और एक्चुअल रेंट था तुम्हारा 9 मंथ्स का, क्योंकि 1 मंथ की क्या थी वैकेंसी लॉस, मतलब वो था अनरियलाइज रेंट था, और 2 मंथ्स की वैकेंसी थी। तो अब इसमें तुम कैसे ट्रीटमेंट करोगे कि एक्सपेक्टेड रेंट तो तुम्हारे 12 मंथ्स का ही तुमने पूरा लेना है, ठीक है। और जब तुम एनुअल रेंट निकालोगे सबसे पहले तुम क्या माइनस कर दोगे, सबसे पहले तो अनरियलाइज रेंट को, अनरियलाइज रेंट माइनस कर दिया। अब तुम सबसे पहले कंपेयर करोगे कि जो एक्चुअल रेंट है वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है कि नहीं है, अगर ज्यादा है तो तभी तुम आगे जाओगे, अगर कम पहले ही आ चुका है तो एक्सपेक्टेड रेंट तुम्हारा जीएवी वहीं पे खत्म हो जाएगा, तुमने आगे कुछ नहीं करना। जीएवी तुम्हारा वो मतलब जो भी एक्सपेक्टेड रेंट था वही तुम्हारी जीएवी बन जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा एक्चुअल रेंट अभी भी ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, और मान लो वैकेंसी की वजह से तुम्हारा लॉस हो जाए, वैकेंसी की मतलब वैकेंसी में जो भी अमाउंट थी उस वजह से अगर एक्सपेक्टेड रेंट से नीचे आ गया वो तुम्हारी एनुअल एक्चुअल रेंट, तो उस केस में तुम्हारा जो भी एक्चुअल रेंट था असली में जितना तुम्हें रिसीव हुआ, मतलब मान लो जैसे तुम्हारा 9 मंथ्स का तुम्हें एक्चुअल रिसीव हुआ होगा, तो उस केस में तुम्हारी 9 मंथ्स का ही तुम्हारा जीएवी बन जाएगी। अब मैं इसको आगे नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन ही बना दूंगा, तो उस केस में चेक कर लेंगे, अभी तुमने वही कर लो, समझ लो कि मान लो पहले तुम्हें अनरियलाइज रेंट माइनस करना है, तुम उसके इसमें ना हाथ अपना 2 हाथ को फ्रीज करके रखना, 2 हाथ तुम लेके चलना, एक हाथ तुमने फ्रीज कर लिया, तुम्हारा क्या है वो एक्सपेक्टेड रेंट वो है तुम्हारा 12 मंथ्स का, और दूसरा तुम्हारा हाथ है एक्चुअल रेंट का, ठीक है। अब तुम एक्चुअल रेंट तुम्हारा मान लो पहले सबसे पहले 12 मंथ्स का है, तो मान लो तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट से तुम्हारा एनुअल रेंट ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा सही है। और सबसे पहले तुमने माइनस कर दिया अनरियलाइज रेंट, मान लो जो तुम्हारा एक हाथ फ्रीज था, जो तुम्हारा दूसरा हाथ है, अगर मान लो पहले वाले हाथ से तुम्हारा जो फ्रीज है उससे नीचे आ गया पहले ही अनरियलाइज रेंट माइनस करने से ही, तो तुम्हारा जो क्या था एक्सपेक्टेड रेंट है वही तुम्हारा क्या बन जाएगा जीएवी, क्योंकि वो तुम्हारा पहले ही ऊपर है। हाँ
और मान लो जो तुम्हारा पहले, अब हम स्टार्टिंग में वापस आ गए एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट में। एक्चुअल रेंट में तुम्हारा एक्चुअल रेंट ज़्यादा था पहले, अब तुमने सबसे पहले माइनस किया अनरियलाइज रेंट। तो मान लो जो तुम्हारा एक हाथ फीस है उससे तुम्हारा दूसरा हाथ अभी भी ऊपर आ रहा है, मतलब एक्चुअल रेंट तुम्हारा अभी भी बड़ा है, तुम्हारा मोर है। तो उसके बाद तुम क्या करोगे, वैकेंसी में तुम्हारा जितना रेंट तुम्हें नहीं मिला फिर तुम वो लेस करोगे। अब तुम्हारा हाथ अगर वो नीचे आ गया है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो उस केस में तुम क्या लोगे, वही एक्चुअल रेंट ले लोगे जीएवी को, ना कि एक्सपेक्टेड रेंट तुम्हारा जो तुम्हारा हाथ फ्रीज था। क्योंकि तुम्हारा क्या लिख रखा है यहाँ पे कि अगर ओइंग टू वैकेंसी की वजह से अगर तुम्हारा एक्चुअल रेंट लोअर आता है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो उस केस में तुम्हारा एक्चुअल रेंट ही जीएवी बन जाएगा। ये लिख रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से करके चलना कि तुम्हारा एक्चुअल रेंट अगर वैकेंसी की वजह से कम आता है तभी तुम वो लोगे एक्चुअल रेंट को। और अगर तुम्हारा एक्चुअल रेंट वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट माइनस करने के बाद भी एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, तो एक्चुअल रेंट को तब भी मतलब वही तुम्हें जीएवी लेना है, कि तुम वहाँ पे कुछ और करने लग जाओ, क्योंकि विच एवर इज हायर ही लेना होता तुम्हें। तुमने उस केस में नॉर्मल तुम्हारा केस रहेगा फिर वो। चलो ये वाला भी हो गया टाइम लिमिट में। ये लास्ट में ये क्या बोले थे? अगर मान लो एक्चुअल रेंट फिर मतलब वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट माइनस करने के बाद भी ज्यादा आ गया एक्सपेक्टेड रेंट से, तो उस केस में तुम्हें एक्चुअल रेंट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो तुम्हारा एनुअल रेंट ज्यादा था, तुमने वही ले लिया फिर। हाँ, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, चलो ये नेक्स्ट सेशन में करेंगे, अभी टाइम लिमिट अब होने वाली है। बस हो गया टाइम लिमिट। चलो दोबारा जो सेशन इन्होंने कमेंट। हाँ हाँ कर लो, क्या टाइम है अभी? तो हाँ 10:30 एक हो रहे हैं। सेशन और कर, हाँ बस एक सेशन और करते हैं, 15-20 मिनट का होगा। 12 क्वेश्चन और क्वेश्चन करेंगे और ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे अपन टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स तक बस। ठीक।